हेलो बच्चों, आज की हम क्लास में देख रहे हैं सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन पेपर का जो 2025 में हुआ है क्लास 10 ICSE कंप्यूटर्स का। थोड़ा सा सॉल्यूशन देर से दे रही हूँ, थोड़ा बिजी सा शेड्यूल था तो हो नहीं पाया, पर ये सॉल्यूशन बहुत यूज़फुल होने वाला है उन बच्चों के लिए जो अपना क्वेश्चन पेपर मैच करना चाह रहे हैं और या उन बच्चों के लिए जो अभी इस बार न्यू सेशन से 10th में आए हैं और वो लास्ट ईयर का पेपर सॉल्यूशन देखकर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया था और किस तरह के क्वेश्चन हमारे लिए होने वाले होंगे। ठीक है, तो पहला हमारा इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर क्लास मेथड के बारे में बताया हुआ है और पूछा है जो कैरेक्टर क्लास मेथड है ये किस पैकेज में होते हैं। दे आर फाउंड इन द पैकेज फॉर्म, तो किस पैकेज में मिलते हैं वो, तो ये जो कैरेक्टर क्लास के फंक्शंस होते हैं आपके यूटिल पैकेज में होते हैं जो कि आपका डिफॉल्ट पैकेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन Z+32 के जो डिस्प्ले आएगा, आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो देखिए हमें पता है कि हर एक कैरेक्टर की एक अपनी स्काई वैल्यू होती है और Z की स्काई वैल्यू होती है 90। Z की स्काई वैल्यू है हमारी 90, तो 90 में 32 ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास आंसर आएगा 122। जब भी किसी कैरेक्टर को किसी इंटीजर के साथ ऐड किया जाता है तो कैरेक्टर अपनी वैल्यू को बदलकर इंटीजर में अपनी वैल्यू को चेंज कर लेता है। तो फिलहाल हमारे पास Z कैरेक्टर है और 32 के साथ ऐड करने पर उसने अपने आप को इंटीजर में बदल लिया। इस तरह से 90 + 32 आंसर होगा 122। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एरे दिया हुआ है डबल साइज का एक एरे है। देखो डबल का क्या साइज होता है हमारा 8 साइज का होता है। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए हुए, बोला है कि ऑक्यूपाइड द बाइट्स, कितनी बाइट्स को वो ऑक्यूपाई करेगा, तो 8 बाइट्स को वहाँ पर वो ऑक्यूपाई करेगा, तो 8 बाइट्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ 42 डिवाइडेड बाय 6 mod 2। अब देखो हमें दो ऑपरेटर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, डिवाइड और मॉड। जब भी किसी ऑपरेटर को सॉल्व किया जाता है तो उनकी प्रेसिडेंस देखी जाती है कि कौन से लेवल पर आ रही है उनकी प्रेसिडेंस। तो ये हमारे डिवाइड की और मॉड की जो प्रेसिडेंस होती है वो बिल्कुल एक लेवल की होती है, यानी कि दोनों को कभी भी कैसे भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर दोनों एक साथ आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो जो ऑपरेटर पहले आ रहा है हमें उसी ऑपरेटर को पहले सॉल्व कर देना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो 6 7 जब 42 और 7 को फिर हम 2 से मॉड करेंगे तो हमारा 2 3 6 और 1 एज ए रिमाइंडर हमें मिल जाएगा। तो एज ए मॉडुलस हमें 1 मिल जाएगा, तो आउटपुट होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह का हमारे पास एक डायग्राम बना के दिया हुआ है और पूछा क्या है हमसे, बोला है ये 2 डायमेंशनल एरे है जिसका साइज है 2x3 का। ओके, 2x3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रो है और यहाँ पर कॉलम है। तो ये हमारी रोज है, ये दो रो है 0 और 1, और ये हमारे पास कॉलम है 0 0 1 2। ठीक है, तो ये हमारे रोज हो गए और कॉलम्स हो गए। अब आगे बोला है उसने कि आपको ये बताना है इंडेक्स ऑफ बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर जहाँ पर है उसकी इंडेक्स वैल्यू बतानी है। देखो बारकोड स्कैनर मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, पहले रो लिखी जाती है तो 1 और फिर उसके बाद कॉलम लिखे जाते हैं तो 1/1, तो P में 1 1 1 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी इंडेक्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है, हमारे पास दो ही तरह के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, जिन्हें हम यूजर डिफाइंड भी बोलते हैं। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हमारा आएगा एरे एंड क्लास, तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 और 3। ओके, 1 और 3 ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप कौन सा होता है, तो देखो वो लूप इनफाइनाइट होते हैं जो एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम नहीं चलते, जो इनफाइनाइट चलते ही रहते हैं, है ना। तो लूप को हमें चलाकर देखना पड़ेगा कि कौन सा लूप हमारा इनफाइनाइट लूप होने जा रहा है। चलिए ट्राई करते हैं। पहला है हमारा ये 1 से लेकर स्टार्ट हो रहा है 10 तक और हर बार i++ हो रहा है, तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशन कितने रहने वाले हैं, इसके 10 रहने वाले हैं। सेकंड लूप हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है, बोल रहे हैं क्या i ≠ 0 है, यस i ≠ 0 है और उसमें से हर बार 3 माइनस हो जाए, तो 2 में से अगर 3 माइनस भी होंगे तो एक समय पर ऐसा होगा कि वैल्यू माइनस में चली जाएगी, लेकिन कभी भी वो ≠ 0 नहीं आएगी। तो जब वो ≠ 0 नहीं आएगी तो यही इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। बाकी के लूप को भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। 5 से स्टार्ट हुआ है, <= 5 तक चलेगा, एक बार लूप चलेगा। 1 से स्टार्ट हुआ है और >1 है क्या, तो ये तो लूप चलेगा ही नहीं, पहले ही नंबर पर लूप फॉल्स हो रहा है। तो इनफाइनाइट लूप की बात करें तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ द मैथ डॉट। अब अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर मेन फंक्शन लगा हुआ, बहुत सिंपल सा लाइब्रेरी फंक्शन दिए हुए, मिनिमम वैल्यू निकालेगा। तो मिनिमम
मिनिमम वैल्यू, माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वही बड़ी वैल्यू होती है, तो -5 हमारा हो गया। और फिर -7 में से मैक्स निकालना है तो आप निकाल लेंगे, -5 और -7 में से कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो ये आपकी -5 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले मिनिमम निकाला हमने, -5 हुई, फिर -7 और -5 में से कौन सी बड़ी है, तो -5, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का तरीका क्या था हमारा, क्लास ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू क्लास। ओके, तो हमारी क्लास क्या बोली हुई है उसने, ये बताया गेम क्रिकेट इज इक्वल टू न्यू गेम, और ये उसने बनाया हुआ है। तो बोल रहा है कि गेम इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रिकेट क्लास, न्यू कीवर्ड क्रिएट द ऑब्जेक्ट गेम इज अ क्लास एंड क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट, गेम एंड क्रिकेट आर ऑब्जेक्ट। और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो हमें, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो कौन सा ट्रू है, तो गेम हमारी क्या है, क्लास है, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। दिस वन, गेम इज अ क्लास एंड क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट, दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल फॉर। पोस्ट ऑफिस किस चीज़ के लिए एग्जाम्पल है, तो भाई पोस्ट ऑफिस जो एक पब्लिक प्लेस होता है, तो ये जो एग्जाम्पल है एक्सेस स्पेसिफायर का, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का ये एग्जाम्पल है। आगे बढ़े, असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। इन स्विच केस ब्रेक स्टेटमेंट अवॉइड द फॉल थ्रू। जो स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट पड़ा हुआ होता है वो फॉल थ्रू मतलब ऊपर से नीचे रोकता है हमारा केस। बिल्कुल अगर केस के अंदर ब्रेक नहीं होगा तो हमारा केस एग्जीक्यूट ही होते चले जाएंगे सारे के सारे, तो रुकेगा कैसे हमारा प्रोग्राम। तो इसमें बोला हुआ है कि भाई ब्रेक स्टेटमेंट हमारा फॉल थ्रू होने से रोकता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद वो कह रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट हेल्प्स टू एग्जीक्यूट ओनली वन केस एट अ टाइम। एक बार में केवल एक ही केस जो हमारा एग्जीक्यूट होता है ब्रेक स्टेटमेंट से। हाँ, ये बात भी सही है, एक ही बार में एक ही केस एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि ब्रेक लग जाता है तो दूसरे केस में वो जा नहीं पाता है। तो दोनों ही बातें सही है, तो इसके लिए हो जाएगा बोथ ए और दोनों ही ट्रू है। A is true and B is also true. It means reason is also true and it is the correct explanation of A. तो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है यही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिजिकल एजुकेशन टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डू अ साइड स्केच, और कितने टाइम करना, 10 टाइम करना। तो विच प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर, कौन सा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट उसको ऐसे हेल्प करेगा। तो अगर कोई काम बार बार रिपीटेडली करना है तो हमें लूप डालना पड़ता है, और लूप के लिए हमें यहाँ पर फॉर लगा लेना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये फॉर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द इंडेक्स ऑफ द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ एरे। अगर आपको किसी एरे का लास्ट इंडेक्स निकालना हो तो आपको क्या फंक्शन लगाना चाहिए, तो देखिए एरे के अंदर लेंथ फंक्शन लगाएंगे, और एरे के अंदर जो लेंथ फंक्शन होता है उसके साथ ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती आपको, ये जो राउंड वाले ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो हमारा बन जाएगा AR.length -1। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से एक असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। क्लॉक इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लूप। क्या क्लॉक एक नेस्टेड लूप का रियल लाइफ एग्जाम्पल है? हाँ बिल्कुल, क्लॉक के अंदर बार बार आपका जो है उसी रोटेशन पर मूवमेंट होता रहता है, तो ये आपका नेस्टेड लूप हो सकता है बिल्कुल। एंड आर हैंड मूव थ्रू द 12 पोजिशन। क्यों? क्योंकि उसका रीजन बताया हुआ कि इस तरह से वो 12 पोजीशन पर मूव होती है, फिर उसके बाद मिनट जो है 60 पोजीशन पर मूव होता है, तो हर बार ये रिपीटेडली काम होता रहता है। तो हाँ बिल्कुल दोनों ही बातें सही हैं और दोनों ही एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए आपका ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेथड विल कॉज अ कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर कौन सा मेथड क्रिएट करेगा, और फंक्शन कैसा, ओवरलोडिंग का दिया हुआ। तो देखो क्लासेस में भी बताया गया था मैंने कि ओवरलोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओवरलोडिंग से चाहे प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आए या कुछ इस तरह का लिखने के लिए आए, ओवरलोडिंग अक्सर आ ही जाती है। तो ओवरलोडिंग की बात करें तो यहाँ पर ओवरलोडिंग हुई हुई है, टेस्ट है हमारा, 2 वेरिएबल पास हुए हैं, यहाँ भी टेस्ट है, डबल ए और बी पास हुए हैं। तो ओवरलोडिंग के समय हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे जो मेथड है वो मेथड के नेम सेम होने चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर और उनके डेटा टाइप कुछ भी हो, किसी ना किसी तरह से अलग होना चाहिए। तो या तो उनके नंबर ऑफ पैरामीटर ज़्यादा या कम हो, या फिर उनके डेटा टाइप कुछ अलग हो। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर वॉइड टेस्ट इंट ए और यहाँ पर भी इंट ए, तो दोनों ही सेम पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर भी एक ही है और डेटा टाइप भी उनका एक ही है, तो ये इनकरेक्ट है। तो आपका क्या हो जाएगा,
डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट 25 टू 25.0, यानी किसी एक स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट कर रहा है तो हमारे पास ये पार्स वाले फंक्शंस होते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा सही है। तो पार्स डॉट पार्स डबल, पार्स डॉट पार्स डबल, पास डॉट ये इस तरह से वैल्यूज है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग में वैल्यू को पास किया हुआ, स्ट्रिंग में वैल्यू को पास किया हुआ, ये वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि डबल में डी कैपिटल बनता है दोनों तरफ और पार्ट्स का पी स्मॉल बनता है। यहाँ पर स्ट्रिंग में वैल्यू को पास किया हुआ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द प्रोग्राम सेगमेंट। यहाँ पर एक प्रोग्राम सेगमेंट दिया हुआ, पूछा है अबाउट द स्टेटमेंट विल डिस्प्ले, कि भाई ये क्या डिस्प्ले करने वाला है। तो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास p, एक बार रन करके देख लेते हैं। p एक वेरिएबल है जिसके अंदर है हमारा 0, फिर p की वैल्यू 4 हो गई है। क्या p की वैल्यू 0 से बड़ी है? हाँ भाई, p की वैल्यू तो 0 से बड़ी है क्योंकि p की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो क्या करना है आपको? p को प्रिंट कर देना है। तो p को प्रिंट कर देना है। आप देखो ये जो साइन लगा हुआ था, ये 2-3 बार से बहुत कॉमनली क्वेश्चन आ रहा है, रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर साइन लगा दिया जाता है। तो साइन लगाने का मतलब ये होता है कि इस लूप के बाद जो नेक्स्ट लाइन होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो ये लूप कितनी ही बार चले लेकिन ये वाली लाइन जो इसके नीचे वाली लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। आप देखते हैं लूप क्या चल रहा होगा। लूप की में p की वैल्यू 4 है, यहाँ से लूप की वैल्यू 0 जो है, p की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, यहाँ से ऊपर जाएगा और p की वैल्यू -2 हो जाएगी। अभी p की वैल्यू कितनी हो गई है? 2 हो गई है। अब यहाँ से कंडीशन चेक करेगा, क्या p की वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ p इज ग्रेटर देन 0? यस, द कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर ऊपर जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा और p की वैल्यू नाउ द वैल्यू ऑफ द p इज 0 है। क्या 0 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन तो फॉल्स है। तो फॉल्स है तो लूप से बाहर आ जाएगा और p प्रिंट करा दिया जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। p ऐसा तो p में प्रिंट हुआ है तो कर्सर वहीं रुका रहेगा और नेक्स्ट लाइन में फिर से p को प्रिंट कराया गया तो 0 इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट होगा ये, ना कि ये। देखो ऐसे सिमिलर से आउटपुट दे दिए जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने ये देखा नहीं है ध्यान से और वो उसको जो है इसको अलग अलग लाइन में प्रिंट कराया है तो उसका पूरा नंबर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, SFPLN में आईसेट, ये हमारे जो है क्लास 9th में आते हैं मोस्टली, तो 10th में उतना ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं आते हैं, लेकिन इस तरह का आउटपुट का क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है। आईसेट इट इज वाइज टू ऑफ द एल्डर्स, तो ये आपको आउटपुट निकालना था इसका। तो डबल कोट के अंदर बिल्कुल एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। तो दिस सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। What is the output of this statement given below? इसका आउटपुट निकालना है हमें। तो देखो कंपेयर टू फंक्शन लगा हुआ है। कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है? कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर को कैरेक्टर से कंपेयर करता है और जहाँ भी उसको सिमिलर कैरेक्टर नहीं मिलता तो उनकी एस्काई वैल्यू को कंपेयर करके और स्टॉप हो जाता है। तो पहले उसने ए को ए से, फिर ऐसे ही एन को और फिर जी को, फिर जी को कंपेयर किया और फिर ई को भी कंपेयर किया और लास्ट में क्या मिला उसको? आर मिला और एल मिला। अब उसने इनके स्काई वैल्यूज को कंपेयर किया तो देखो आर और एल के बीच में कितने कैरेक्टर्स का डिफरेंस है? तो टोटल 6 कैरेक्टर का डिफरेंस है। और देखो ये कैपिटल है, पहले आर आता है फिर ये आपका एल है, तो देखो माइनस में वैल्यू चली जाएगी, इट मीन्स -6 रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा चलता है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। इस सेगमेंट में बताना है हमें और बोल रहे हैं कि आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है 4 का और इनके स्टेप्स को अरेंज कर दीजिए। तो स्टेप्स को अरेंज कर देते हैं भाई। क्या करना होगा? k के अंदर उसने 1 डाला हुआ है, फिर k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, k++ है, रिटर्न fa करना है। लॉन्ग पहले तो सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा ऊपर, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन डाल देते हैं। इसके बाद आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, फिर आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी और फिर उसके बाद ये। तो दिस वन इज 1, नाउ 2, नाउ 3 और लास्ट वन इज 4। तो इस तरह से आपको ये अरेंज करना पड़ेगा। अब इसमें से आपको ऑप्शन ढूंढ लेना है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। Write the Java expression to find the product of the square root of p and the square root of q using the method of maths class। मैथ्स क्लास का हमें जावा एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें हमें p और q का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट हमें p और q को निकालना है तो बिल्कुल लिख सकते हो आप। मैथ डॉट sqrt फंक्शन चलता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने होप से पढ़ लिया होगा।
नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड। ये स्ट्रिंग मेथड है, टैलेंट और मैट्रिक्स। अब बोला है एस डॉट सब स्ट्रिंग कर दो 3 से। ओके, देखिए सब स्ट्रिंग फंक्शन 3 से किया गया और किसको किया गया, एक्स को। एक्स के पास क्या है, टैलेंट 0 1 2 3। इट मीन्स यहाँ से ब्रेक हो गया होगा, ई से ब्रेक हो गया होगा पूरा, ई एन टी। ओके, अब इसको कॉन्केट कर देना है, जोड़ देना है। कॉन्केट करना है किसके साथ, वाई को सब स्ट्रिंग भी कर दो 3 से, तो वाई में भी 0 1 0 1 2 3। तो ये आर आई एक्स आपका ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 से ई एन टी आर आई एक्स। ये आपका अब आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है राइट द जावा स्टेटमेंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट मेथड। ये को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है सिफ्रा, और जिसकी क्लास होने वाली है भाई रोबोट क्लास। तो रोबोट क्लास होने वाली तो भाई ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका हमने पढ़ा था, क्लास का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्लास नेम। तो क्लास हमारी क्या है, रोबोट। तो यहाँ लिख लेते हैं रोबोट, फिर उसके बाद रोबोट के बाद है सिफ्रा इज इक्वल टू न्यू रोबोट। ये आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, अब उसने बोला अच्छा ये रह गया भाई डबल पैरामीटर चाहिए उसको एक, तो ये यहाँ नहीं लगाना चाहिए, डबल पैरामीटर चाहिए। तो भाई आपको डबल पैरामीटर तो लगाना पड़ेगा। एक कोई वेरिएबल आप यहाँ से पास कर दीजिए, और जो एक नहीं 3 डबल पैरामीटर चाहिए भाई। तो 3 डबल पैरामीटर चाहिए, तो आप यहाँ पर 3 डबल पैरामीटर में कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हैं। मैं लिख रही हूँ 2.0 3.5 एंड 4.1। ठीक है, ये आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट द गिवन लूप इनटू एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप वो लूप होते हैं जिनको एग्जिट के टाइम पर हमें कंडीशन चेक करनी होती है। तो एग्जिट कंट्रोल लूप हमारा कौन सा हो जाएगा, कौन सा है, डू वाइल हो जाएगा। तो डू वाइल हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो चलिए इसे कन्वर्ट कर देते हैं डू वाइल में। तो सबसे पहले हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन तो ऐसे ही रहेंगे सेम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंट ए कॉमा बी, फिर आपको निकालना पड़ेगा यहाँ डू के बाद ब्रेसेस हो जाएंगे आपके ओपन। अब आपका लूप किससे चल रहा है भाई, 10 से 1 ए से चल रहा है। तो ए से लूप चल रहा है और ए की कंडीशन यहाँ है। तो जब ए जो अपडेट वाली कंडीशन है वो कहाँ लिखी जाती है, नीचे ऐसे वाई। कब तक चलाना है भाई, जब तक ए बड़ा हो। इस कंडीशन से वाइल में नीचे क्या लगाए जाते हैं, सेमीकोलन लगाए जाते हैं। अब कराना क्या है डू के अंदर, तो डू के अंदर आपको क्या कराना है, b इज इक्वल टू ये सेम स्टेटमेंट ऐसा का ऐसे ही लिख दीजिए, और b प्लस प्लस ये हो गया। अब लूप के बाहर प्रिंट कराया गया है, तो भाई ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस हो गया, मुझे यहाँ लूप बंद करना है और लूप के बाहर मेरा ये एसओपीएलएन वाला स्टेटमेंट सेम पास हो जाएगा। क्या चीज़ रह गई मेरा, एक तो मेरा ये जो ए को मैंने चेंज कर रहा है कि भाई कितनी वैल्यू हर बार डिक्रीज कर रहा है, तो भाई वो भी यहीं डाल दीजिए, a माइनस इक्वल टू 2। और ये जो स्टेप है, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 1 है, वो भी मेरे को ऊपर ही डालनी चाहिए। तो ये मेरे को इस तरह से लिखना चाहिए, a इज इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 1। ये आपका लूप कन्वर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द गिवन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार। क्लास रिपोर्ट है, ए बी वेरिएबल है हमारी, और ये जो आपका रिपोर्ट है ये क्या बना हुआ है हमारा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसका नेम कैसा है, सेम क्लास का नेम वाला है। तो जो मेथड सेम नेम रखते हैं, जो क्लास का नेम होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। या आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 15 है। और आप फंक्शन को भाई कॉलिंग किस जगह से पढ़ लेते हैं, ऊपर से फंक्शन पढ़ने में तो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं रहेगा। वॉइड में आर एक ऑब्जेक्ट बनाया गया क्लास का न्यू रिपोर्ट। अब देखो ये कैसा है, ये जब ऑब्जेक्ट बनाया गया तो कुछ भी पास नहीं किया है, तो फिलहाल आर से प्रिंट को कॉल किया गया, तो भाई हम डायरेक्ट प्रिंट के पास चले जाते हैं। यहाँ से प्रिंट को कॉल किया गया है, ए और बी को प्रिंट करा दिया गया है। तो ए और बी के पास क्या कोई वैल्यू थी, हाँ 10 और 15 वैल्यूज थी। तो ए और बी यहाँ पर 10 और 15 की मल्टीप्लाई करके प्रिंट हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सेकेंड टाइम फिर से कॉल किया गया है आपको, जो है नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है p, और यहाँ पर 2 वैल्यू पास कर दी गई है 4 और 5। तो जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है तो कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये जो 4 5 है आपका किसके पास चला गया है, ये 4 5 ये आपके क्लास में यहाँ आ गया है।
ये वाला आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। एक्स और वाई, एक्स ने अपनी वैल्यू ए को दे दी और वाई ने अपनी वैल्यू बी को दे दी, तो ये जो 4 और 5 है ये ए और बी के पास आ गए हैं। उसके बाद उसने प्रिंट को कॉल किया है, तो ए और बी ने उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, किसको, 4 और 5 को, तो आंसर आया 20। तो इस तरह से 2 बार प्रिंट कॉल हो रहा है, तो 2 बार इसके आउटपुट आ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेम वन स्ट्रिंग मेथड विच रिजल्ट इन पॉजिटिव इंटीजर। एक स्ट्रिंग मेथड बताना है जो पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करता है। तो देखो स्ट्रिंग मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमेशा पॉजिटिव ही रिटर्न करे, तुम्हें कोई ऐसा मेथड लिख देना चाहिए था। तो लेंथ फंक्शन भी लिख सकते हो, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालते तो हमेशा पॉजिटिव ही रिटर्न करता है। अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है कंप्यूटर और मैं उसके ऊपर लगा दूँ एस के अंदर स्टोर हुआ है एस डॉट लेंथ निकालना चाहूँ, तो आंसर कितना आएगा, 8। तो उसने पॉजिटिव नंबर जो है रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से हमारा एक फंक्शन, एक ऐसा स्ट्रिंग फंक्शन जो पॉजिटिव इंटीजर को रिटर्न करे, वो लेंथ हो सकता है। लेंथ आप लिख देंगे, लेंथ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है वन स्ट्रिंग मेथड विच रिजल्ट इन अ कैरेक्टर। भाई जो कैरेक्टर को रिटर्न करे, तो कैरेट फंक्शन बहुत बढ़िया सा फंक्शन है, वही लिख देना, कैरेट फंक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका जॉन वाज आस्क्ड टू राइट अ कोड जावा कोड टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, आपको क्या करना है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एरर, आपको एरर बताना है। ओके, एंड करेक्ट एंड राइट द प्रोग्राम टू बी एरर फ्री। अब देखिए जो एरर वाले क्वेश्चन है उसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, कहाँ पर क्या चीज़ छूट गई है, बहुत माइन्यूट सी चीज़ हो सकती है, तो ट्राई कर लेते हैं। ये एरिया सही है, वहाँ पर 2 वैल्यू पास हुई है, ठीक है, एल है। अच्छा देखो एल के अंदर कुछ नहीं है, एल को केवल इनिशियलाइज ही तो किया है, लेकिन यहाँ पर तो एल को यूज़ कर लिया। एल के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यूज़ कैसे कर लिया, पहले वैल्यू कैलकुलेट बाद में किया, यूज़ पहले कर लिया। तो क्या होना चाहिए था भाई, पहले इसको कैलकुलेट करना चाहिए था, बाद में एल को इसमें यूज़ करना चाहिए था। बस इतना सही एरर है, आपने नोटिस कर लिया होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, उन्होंने पूछा है कि भाई इसका नाम भी बताइए, टाइप ऑफ एरर। तो टाइप ऑफ एरर आप इसे सिंटेक्स एरर बोल सकते हैं। अगर इनिशियलाइज किया गया, उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है और उसे यूज़ कर लिया गया है, तो आपका ये एरर जो हो जाएगा वो सिंटेक्स एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, कंसीडर द फॉलोइंग एरे एंड आंसर द क्वेश्चन। एक एरे बना हुआ है, यहाँ पर आउटपुट बताना है आपको, a at 0 एंड a at 5 को ऐड करना है। तो भाई a at 0 देख लेते हैं, 0 प्लेस की वैल्यू 0, 1, 2, 3, देन 4 और 5। 5 पर क्या है 2, सॉरी ऐसे लगना चाहिए, 5 पर क्या है 2 और 0 प्लेस पर क्या है 12। तो 12 प्लस 2 आंसर आएगा 14। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है एरे का, उसका इंडेक्स क्या है। तो इंडेक्स वही लार्जेस्ट एलिमेंट तो मेरे को 12 दिख रहा है, उसका इंडेक्स क्या है 0। तो आप कहेंगे a at 0 पर है। जावा स्टेटमेंट लिखना है जिसमें फर्स्ट 6 ऑड नंबर को इनिशियलाइज करना है। तो भाई देखो ये 3/2 इस तरह से लिखा हुआ है, इट मीन्स ये कैसा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो आपको एक पहले मैट्रिक्स बना लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैट्रिक्स बना लेते तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। कितना, ये हमारी रो रही होंगी, ये कॉलम, तो कितनी रोज है हमारे पास 3। अच्छा थोड़ा मेरी इस तरह की बन गई है एक्चुअली ये, तो ये 3 मैट्रिक्स हो गई हैं और 2 आपके पास कॉलम है। डायग्राम पर बच जाइए, डायग्राम थोड़ा बहुत अजीब सा बन गया, लेकिन हाँ ये रोज जो है आपकी 3 ही है, इक्वल है ये। अब 3 है तो 1, 0, 1 और 2 और ये 0 और 1। अब वो बोल रहे हैं इसमें आपको 6 ऑड नंबर्स डालने हैं। तो 6 ऑड नंबर्स, पहला ऑड नंबर 1, देन 3, 5, 7, 9, 11, ये आपके ऑड नंबर्स हो गए। अब वो बोल रहा है इसको इनिशियलाइज करना है, तो इनिशियलाइज कैसे कर लेना चाहिए, लिख सकते हैं आप यहाँ पर इन a डबल r डबल ब्रैकेट इज इक्वल टू, नंबर डाल दीजिए इसमें इस तरह से, और पहला क्या है हमारा 1,3, इसको क्लोज कीजिए, फिर एक कॉमा लगेगा यहाँ पर 5,7, फिर यहाँ से क्लोज कीजिए कॉमा 9,11, ये भी ब्रैकेट के अंदर, और फिर अब ये कर्ली ब्रेसेस हम यहाँ पर बंद कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरह से आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट, स्पेसिफाई हाउ मेनी टाइम्स। भाई ये आउटपुट आपको बताना है कि भाई कितनी बार ये लूप चल रहा है और किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देख लेते हैं, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ओके,
यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास स्ट्रिंग एस जावा और 0 से लूप चला एस डॉट लेंथ तक। तो एस डॉट लेंथ कितनी रहनी है इसकी 4 से 1 कम यानी ऑटोमेटिकली 3 पर रुक जाएगा 0 1 2 3। ये तो करेक्ट ऑप्शन है। और आई में कितना अपडेट हो रहा है, हर बार 2 नंबर्स अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, क्या प्रिंट हो रहा है एस डॉट सब स्ट्रिंग आई के पास क्या है 0, तो 0 से सब स्ट्रिंग कर देगा, तो 0 से सब स्ट्रिंग कर देगा तो जावा प्रिंट होना चाहिए। अच्छा, अरे भाई सब स्ट्रिंग तो कर देगा लेकिन एक कॉमा बंद नहीं किया उसने, यहाँ पर एक ब्रैकेट बंद नहीं किया है, उसे तो ये ब्रैकेट बंद कर लेना चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ तो एरर आ गया और वो हमसे पूछ रहा है कितनी बार लूप चल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो लूप चल ही नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पर एरर जनरेट हो गया है। लेकिन फिलहाल के लिए मान के चलो कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक रही है, उसके बाद भी मैं लूप को चला रही हूँ। तो 0 से उसने सब स्ट्रिंग किया और प्रिंट किया तो यहाँ पर जावा पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। यहाँ से ऊपर गया आई की वैल्यू में 2 प्लस हो गया तो 0 से वैल्यू हो गई है 2, तो 2 अब 2 से सब स्ट्रिंग किया तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ नेक्स्ट लाइन में बी और ए। फिर यहाँ से ऊपर गया वैल्यू हो गई 4 और लूप हो गया फॉल्स, बाहर आ गया। तो देखो अगर किसी ने ये चीज़ कंसीडर कर ली है और उसने नो आउटपुट लिखा हो या एरर लिखा हो तब भी सही है, किसी ने चला दिया तब भी सही है। और मेरे हिसाब से तो अगर कुछ भी रॉन्ग हो जाता है तो बोर्ड आपको फुल मार्क्स देता है। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन भी उतारा होगा, कुछ भी किया होगा तो उस पर भी आपको 2 नंबर मिल ही जाएंगे। तो होप सो ये क्वेश्चन तो हर बच्चे का सही हो गया होगा। बाकी ओवरऑल भी पेपर अच्छा था। तो बाकी का जो सेकंड पार्ट है, जो ये हमारा प्रोग्रामिंग पार्ट है, वो हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।